प्लानिंग के सेकेंड क्लास में आ जाओ। लास्ट डे अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, उसका अपने 5 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। 2 पॉइंट अपना बाकी था, उसको अपने कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल लिमिटेशंस, changes in business environment restrict freedom of planning for the management। इस लाइन का मतलब क्या है वो नेक्स्ट लाइन से समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, industrial unrest in the country etc are important external limitations on the planning। external मतलब जो कि मेरे बिजनेस के बाहर हो रहा है। टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज कभी भी बदल सकता है। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मतलब क्या हो गया? झमेला वमेला हो गया कुछ इंडस्ट्रीज के बीच में। तो ये सारा क्या है? एक्सटर्नल लिमिटेशंस है, एक्सटर्नल डीमेरिट्स है ना। हमारा क्या कंट्रोल होता है ये सब चीज के ऊपर? हमारा कंट्रोल नहीं होता है। मैनेजमेंट हैज लिटिल और नो कंट्रोल ओवर दीज एक्सटर्नल इवेंट्स। तो ये एक्सटर्नल इवेंट्स जो भी हो रहा है इसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, which greatly hampers managerial planning in an enterprise। अगर ये सब चीज होगा, अगर मान लो कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया या गवर्नमेंट का पॉलिसीज चेंज हो गया, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ता है? अपना प्लानिंग उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, रिफॉर्मुलेट करना पड़ता है, बिकॉज उसका असर उस पर भी आता है। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल लिमिटेशन। और यहाँ पे इसका बोलने का मतलब है एक्सटर्नल लिमिटेशन अगर हो रहा है तो इसमें मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल भी नहीं है। बस सीधा सीधा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपना प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर हेल्पलेस। फिर ह्यूमन एलिमेंट्स, ह्यूमन एलिमेंट्स में देखो अपने को क्या बोल रहे हैं। कौशिकी उसको पूरा बंद कर दो। पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स में यूज प्लानिंग टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। तो कुछ कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ कुछ ग्रुप्स ऐसा होता है ना, तो वो इस तरीके से प्लानिंग करता है ताकि उनका अपना मोटो फुलफिल हो जाए। वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचता है, वो चाहता है कि उसको जो चाहिए वो चीज पूरा हो जाए। They try to influence goal setting and formulation of plans to suit their human interest, ignoring the larger interest of the organization। What do you mean by larger interest? ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो लार्जर इंटरेस्ट हो गया, राइट। सारा लोग क्या है, इसीलिए काम कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कुछ लोग इस तरीके से गोल्स बनाता है, इस तरीके से प्लान्स बनाता है ताकि उनका जो खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, उनका जो अपना खुद का मोटिव है वो पूरा हो जाए। वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचते। Some people may prepare to elaborate reports to be of little use। तो कुछ कुछ लोग इतना बड़ा बड़ा रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, इस तरीके से प्लानिंग वगैरह करेंगे, लेकिन वो कोई काम का ही नहीं होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन का काम के लिए नहीं होगा, लेकिन वो उनके खुद के काम के लिए हो जाएगा। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। इस तरीके से अपने को प्लानिंग नहीं करना है। ये सब मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अपने को प्लानिंग करना है, अपने लिए प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं है। ये अपना लिमिटेशंस हो गया, छोटा सा ही था, दोनों पॉइंट। अब आ जाओ, मेन जो है वो है स्टेप्स। स्टेप्स किसका? प्लानिंग का। और स्टेप्स जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी हिसाब से लर्न करके उसी हिसाब से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अपने ऊपर नीचे करके कोई भी पॉइंट्स आगे पीछे नहीं लिख सकते, बिकॉज ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर, प्रोसीजर बोलो, स्टेप्स बोलो, बात एक ही है। सबसे पहला अपना जो स्टेप है प्लानिंग का वो क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर आज अपने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किए तो क्या अपने प्लान बना पाएंगे क्या? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करो, तब तो जाके उसके लिए प्लान बनाएंगे ना अपने। देखो क्या लिखा हुआ है। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। तो प्लान्स अपने बनाते हैं किस लिए? ताकि मेरा जो गोल्स है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाए। Therefore, the first step in planning is to define and describe clearly the objectives of the organization as a whole and of its individual departments। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेप क्या है प्लानिंग में कि भाई सबसे पहले तो अपने को क्लियरली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। हर इंडिविजुअल, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ भाई मेरे को आज 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, इस महीना में 10,000 पीस मेरे को प्रोडक्ट बनाना है।
सेल्स डिपार्टमेंट का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेरे को पर्टिकुलर एरिया में क्या इतना सामान बेचना है, मेरा सेल्स टारगेट को लोग डिसाइड करता है। तो हाँ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का भी क्या होता है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो अगर सबसे पहले इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ना इन लोग प्लानिंग करेंगे। The basic objective of the enterprise should be defined in the terms of philosophy and master strategy. Example, in what business we are. सबसे पहले तो अपने को पता होना बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि अपने को ये पता होना चाहिए ना कि अपने कौन से बिजनेस में है, एंड फॉर व्हाट रीजंस, क्यों अपने कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मेरा गोल क्या है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर, अपना मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो अपना क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। एज दे, एंड यहाँ पे एज लिखा हुआ है, एंड लिखो इसको ठीक करो। मेजर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, एंड दे शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू डिपार्टमेंटल, सेक्शनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। For example, a company's main objective may be to increase profits by 25% during the next year. तो कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि उसको प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, अगले साल कितना परसेंट प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, 25% उसको अपना प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, राइट। अच्छा, ये तो मेजर ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इससे क्या होगा देखो, फ्रॉम दिस गोल, अब इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है कि उसको प्रॉफिट्स बढ़ाना है 25% से, इस गोल से वो क्या करेगा, द प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट्स शुड बी डिसाइडेड। अब ये ऑब्जेक्टिव्स को अपने दिमाग में रखते हुए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, सेल्स डिपार्टमेंट जो है, इन लोगों को अपना अपना टारगेट्स को डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए लिखा है यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। मेजर ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर होना चाहिए 25% वाला। अब एंड दे शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू डिपार्टमेंटल, सेक्शनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। मेजर ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी तो डिपार्टमेंट वाला लोग अपना ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर पाएगा ना। तो वही चीज है, अगर मेजर ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो डिपार्टमेंट वाला लोग क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपने सबसे पहले स्टेप कौन सा देखे हैं यहाँ पे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ठीक है। चलो दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे को यहाँ पे, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। यहाँ पे प्लानिंग प्रेमाइसेस का मतलब पता है क्या है, अजम्पशंस। हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ अजम्पशंस लेना पड़ता है फ्यूचर में, है ना, वही है। वंस द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड आर सेट, एक बार हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए कि हम लोग को क्या अचीव करना है, वो चीज अगर मेरा सेट हो गया, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स establishing the premises or assumptions about the future। हम लोग एक बार डिसाइड कर लिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम लोग क्या किए, कुछ assumptions हम लोग ले रहे हैं। प्लानिंग premises provide the environment or boundaries within which plans will be executed। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं जिसके अंदर क्या करना है, हम लोग को प्लानिंग करना है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। These are established with the help of forecasting future conditions। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर कंडीशंस को फोरकास्ट करना पड़ेगा ना। एंड इवेंट्स which are likely to influence the pursuit of objectives। इस लाइन का मतलब क्या है, साथ ट्राई करो। These are established with the help of forecasting future conditions and events which are likely to influence the pursuit of objectives। प्रेडिक्ट कर लेता है, उसके हिसाब से अपना काम करता है। एग्जैक्टली आज मान लो हम फायर क्रैकर्स, पटाखा बेचते हैं, मेरा वो कंपनी का काम है, लेकिन हम ये अजम्पशन लिए कि मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर दे, तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। हम ज्यादा पटाखा इस साल नहीं बनाएंगे, हम कम से कम ही रखेंगे अपना इसको, है ना। तो वही चीज है। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंडीशंस को फोरकास्ट करते हैं, उसके बेसिस में क्या है, हम अपना काम करते हैं, राइट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सेवरल बिजनेस हाउसेज इन इंडिया प्रिपेयर्ड प्लान्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस। बहुत सारा बिजनेस हाउसेस क्या किया था इंडिया में, वो लोग प्लान किया था कि वो लोग अपना बिजनेस को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। कब ये चीज सोचा,
when the government announced its policy of opening up the telecommunication and insurance to private sector. प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या हो गया, अपने जैसे आदमी लोग, अपने जैसे आदमी लोग सोचे कि भाई अपने क्या करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। क्यों ये वाला चीज सोचे, बिकॉज गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया था कि अपने जैसे आदमी लोग भी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन और इंश्योरेंस वाले लाइन में घुस सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, their plans were drawn up on the assumptions or premises that demand for these services will increase। तो अपने ये प्लानिंग क्यों की है, बिकॉज अपने को ये लगा, बिजनेस हाउसेस को ये लगा कि ये सब सर्विसेज का डिमांड क्या होगा, फ्यूचर में इंक्रीज होगा, इसीलिए क्या है, अपने अभी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस यूनिट क्या करता है, कुछ अजम्पशंस लेता है, उस अजम्पशंस के बेसिस में क्या करते हैं उन लोग, काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे कि इन लोग क्या अजम्पशन लिए कि ये सर्विसेज का डिमांड क्या होगा, फ्यूचर में इंक्रीज होगा, तो इसीलिए क्या किए इन लोग, सोचे चलो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। तो ये अजम्पशंस के बेसिस में क्या है, हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है कि भाई ये मेरे लिए फायदेमंद चीज है कि ये मेरे लिए नुकसान वाला चीज है, इससे मेरे को बेनिफिट होगा कि मेरे को रिस्क फेस करने मिलेगा, तो उसके बेसिस में अपने फिर प्लानिंग करते हैं। तो पहला पॉइंट बताओ, पहला स्टेप बताओ मेरे को, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, फिर अपने क्या किए, बाउंड्रीज सेट कर ली, अजम्पशंस ले रहे हैं जिसके अंदर में प्लानिंग करेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग प्रेमाइसेस, अजम्पशंस। और अजम्पशंस हम लोग कब के लिए लेते हैं, अभी के लिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। वापस से मेरे को दोनों स्टेप बोलो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। प्लानिंग प्रेमाइसेस मतलब अजम्पशंस। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस मतलब काइंड्स ऑफ अजम्पशंस, काइंड्स ऑफ अजम्पशंस। काइंड्स ऑफ अजम्पशंस में देखो मेरे को क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला tangible and intangible premises। what do you mean by tangible, जिसको देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है। intangible मतलब जिसको, जैसे गुडविल हो गया, मोटिवेशन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, assumptions which can be expressed in quantitative terms are called tangible premises। ऐसा assumptions जो कि अपने को, जो कि अपने किस में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसको अपने कौन सा प्रेमाइसिस बोलते हैं, कौन सा assumptions बोलते हैं, tangible premises या फिर tangible assumptions। देखो जैसे कि एग्जांपल, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आज अपने 10,000 पीस बना रहे थे, कल अपने क्या करेंगे, 15,000 पीस बनाएंगे, तो इसको तो क्वांटिटी वाइज मेजर कर रहे हैं ना तुम। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अपने को कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, तो ये तो क्या है, ये क्वांटिटी बता रहा है मेरे को, राइट। अच्छा, टाइम अवेलेबल, मेरे को कितना टाइम मिलेगा, एक शर्ट को बनाने के लिए मेरे को 10 घंटा चाहिए कि 20 घंटा चाहिए कि 2 घंटा चाहिए, राइट। तो ये सब क्या है, अपने क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इंटेंजिबल प्रेमाइसेस लाइक एम्प्लॉय मोरल, अच्छा, गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज, मेरा एंटरप्राइज का गुडविल कितना है, 10% गुडविल है, 15% गुडविल है, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या अपने, नहीं ना, वो इंटेंजिबल चीज है, अपने को दिखता तो नहीं है। मोटिवेशन, आज मेरा एम्प्लॉइज लोग कितना मोटिवेटेड है, 10% मोटिवेटेड है कि 100% मोटिवेटेड है, ये अपने को कैसे पता चलेगा, इसको तो अपने क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो टैंजिबल प्रेमाइसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, लेकिन इंटैंजिबल असम्पशंस या इंटैंजिबल प्रेमाइसेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। समझ में आ रहा है। दूसरा, अंकुश पूछना है कुछ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमाइसेस। इंटरनल मतलब जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिलेट कर रहे हैं, है ना। एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ऐसा कुछ है जिसके लिए अपने assumptions ले रहे, तो मेरा एक्सटर्नल प्रेमाइसेस हो गया। फास्ट फोन रखो। assumptions about the internal working of the enterprise are known as internal premises। अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए कुछ assumptions ले रहे हैं, इंटरनल वर्किंग के लिए कुछ अगर assumptions ले रहे हैं, तो उस assumptions को अपने क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेमाइसिस या फिर इंटरनल assumptions। क्योंकि अल्टीमेटली प्रेमाइसिस वर्ड का मतलब ही क्या है, assumption। यहाँ पे जैसे कि हम लोग को कितना कैपिटल लेके आना है, कौन कौन सा मशीन्स लेके आना है, कैसा हम पर्सनल मतलब क्या होता है, कैसा इंप्लॉइज, अपने को कैसा किस टाइप का इंप्लॉइज चाहिए, वो लोग के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राइट। तो ये सारा चीज तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला चीज हो गया ना, तो ये हो गया अपना इंटरनल प्रेमाइसिस। ऑन द अदर हैंड, फैक्टर्स आउटसाइड द एंटरप्राइजेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेमाइसिस। तो ऐसा फैक्टर जो मेरे एंटरप्राइज के बाहर है, और अगर अपने assumptions ले रहे हैं,
तो उस assumptions को अपने क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस या फिर एक्सटर्नल assumptions. एग्जाम्पल, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो जाता है. पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो कर रहा है, फॉल कर रहा है, वो भी अपने को पता करना पड़ता है, अपने को अज्यूम करना पड़ता है. बहुत सारा ग्राफ्स वगैरह देखना पड़ता है, डेटास वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है. चेंजेस इन कंपटीशन, मेरा कंपटीशन की, मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, कैसा काम कर रहा है ना. गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसीज है, ये तो सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला चीज है, जिसके लिए अपने assumptions लेते हैं. मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाने वाला है या टैक्स रेट घटाने वाला है, तो उसी assumption के संग क्या है, हम अपना प्लानिंग करते हैं, राइट. तो वही है इंटरनल, मतलब assumptions about the internal working of the enterprise, और एक्सटर्नल premises मतलब assumptions about the external working, external part of the enterprise. ठीक है. अब थर्ड है अपना कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस. तो ऐसा फैक्टर्स जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है वो हो गया कंट्रोलेबल असम्पशंस, और अनकंट्रोलेबल ऐसा चीज जिसको मैनेजमेंट क्या कंट्रोल नहीं कर सकता. जैसे एग्जांपल क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज, गवर्नमेंट अगर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, जैसे आज पब्लिक का क्या होता है, कभी भी फैशन बदल जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाता है, तो अपने क्या ये सब चीज को रोक सकते हैं क्या, क्या कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते. अपने किसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना प्राइसिंग को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्स को थोड़ा बहुत अपने कम बेसी कर सकते हैं, ये सब चीज को अपने कंट्रोल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. लेकिन जो गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज वगैरह बदल देता है, इसको तो अपने कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते. वही चीज लिखा है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which can be fully regulated by the management. What do you mean by the word regulated? Regulated means control. तो policies and programs of the organization which can be fully controlled by the management, ऐसा कोई भी चीज है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है पूरी तरीके से, उसको अपने बोलते हैं कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस. और फिर अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स like trade cycles, political changes, etc. Trade cycles क्या हो गया, प्राइस ऊपर जाता है, जैसे शेयर प्राइसेस क्या होता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है ना, तो वही चीज हो गई. ठीक है, प्राइसेस फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो वही है. अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ट्रेड साइकिल्स, पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल पार्टी कभी कोई दंगा कर दिया, रूल चेंज कर दिया, नया रूल लेके आ गया, तो ये सब क्या है, अपने मैनेजमेंट के कंट्रोल के खिलाफ है, वो लोग नहीं कंट्रोल कर सकता ये सब चीज को, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो कंट्रोलेबल क्या था, जिसको मैनेजमेंट पूरा तरीके से कंट्रोल कर सकता है. अनकंट्रोलेबल क्या था, जिसको मैनेजमेंट पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है. अच्छा, और सेमी कंट्रोलेबल क्या होगा, जिसको मैनेजमेंट थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा नहीं कर सकता है, वही हो गया सेमी कंट्रोलेबल. फैक्टर्स विच आर पार्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता उसको, कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकता है. एग्जाम्पल, प्राइस पॉलिसी, सेल्स एरिया आर कॉल्ड सेमी कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस. ठीक है, सेमी कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस. लेकिन तुम लोग को ज्यादातर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल पूछता है, सेमी कंट्रोलेबल उतना नहीं पूछता, बट ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये ना पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता, कुछ हद तक इन लोग कंट्रोल कर सकते हैं. तो अपना 2 स्टेप अभी तक हुआ है प्लानिंग का. पहला क्या था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. एक बार अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, फिर क्या करेंगे, अपने असम्पशंस लेंगे. तो उसका हेडिंग क्या था, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस. और काइंड्स ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस, काइंड्स ऑफ असम्पशन अभी हमने कितना तरीके का देखे, 6 तरीके का. टैंजिबल, इनटैंजिबल, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल. ठीक है. थर्ड, identifying alternative courses of action. What do you mean by courses of action? Planning. Courses of action मतलब planning. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव प्लानिंग, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा. अब अगर हम लोग को कोई गोल अचीव करना है, हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, हम लोग कुछ असम्पशंस ले लिए, अब हम लोग को क्या है, प्लानिंग करना है. अपना 10 तरीके का प्लान अपने बनाते हैं, अलग अलग तरीके का प्लान अपने बनाते हैं, राइट. तो वही है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, बिकॉज हम तुम लोग को लास्ट डे भी चीज बोले थे कि अगर अपने को कोई जगह पहुंचना है तो उस जगह को पहुंचने का 10 रास्ता होता है ना, तो वही चीज है. वंस द ऑब्जेक्टिव्स
एंड प्लानिंग प्रीमाइसेस आर एस्टैब्लिश्ड। एक बार अपना ऑब्जेक्टिव सेट हो गया और एक बार अपने assumptions ले लिए, it becomes necessary to discover the various courses of action which may be used to achieve the established objective। एक बार अपना ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, एक बार अपने assumptions ले लिया, अब जरूरी है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, बहुत तरीके का प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लानिंग को क्या करेंगे, अपने यूज करेंगे ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। ठीक है ना, अलग अलग तरीके का अपने प्लान्स बनाते हैं, अलग अलग रास्ता ढूंढते हैं गोल्स को अचीव करने का। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर 10 रास्ता है अपने पास तो 10 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखो, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट एंड एनालाइज ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आज हम 12th पास कर लिए, हम कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, हम सोचे कि भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सीए है, सीएफए है, सीएस है, एमबीए है, और भी तरीके का मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हम चलो ये सब ऑप्शंस ले तो आए, लेकिन अब मेरे को करना क्या है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर चीज। तो वही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट एंड एनालाइज ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। मेरे को सबके बारे में क्या करना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अपने को यहाँ पे ये देखने का जरूरी नहीं है कि प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है, ये चीज तुम लोग इको में पढ़ा होगा। खैर अभी तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, अपने इंफॉर्मेशन हर जगह से ले सकते हैं। ठीक है ना, द डेटा सो कलेक्टेड विल सर्व एज द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किए हैं उसी के बेसिस में तो हमने डिसाइड करेंगे ना कि मेरे को कौन सा रास्ता चूज करना है ना। The information used in discovering alternatives must be up to date and reliable। अच्छा, जो आपने इंफॉर्मेशन ली है वो करंट अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि पुराना जमाने वाला इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। Instead of trying to discover and analyze each and every alternative, it is desirable to confine to those alternatives which are strategic, promising or directly related to the situation or objectives in hand। अब मान लो हम 10 तरीके के ऑप्शन सोच लिए, जो तुम लोग को पता है, सीएफए, सीए, सीएस, सीएमए, सीसीपीए, सीसीए, बहुत सारा कोर्सेज होता है। अब मान लो मेरे को लग रहा है 10 तरीके का कोर्स हम चूज कर लिया, मेरे को इसमें से लग रहा है कि नहीं भाई ये 6 तो बेकार है, ये 4 के ऊपर ही मेरे को फोकस करना है। आज देखो हम 10 के ऊपर अगर दिमाग लगाएंगे तब तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मेरे को जो इसमें से ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, ज्यादा स्ट्रेटेजिक लग रहा है, उसको शॉर्टलिस्ट कर लो, राइट। फिर उसके ऊपर अपने को दिमाग लगाना है, फिर उसमें से सबसे बेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे लास्ट वाली चीज में क्या बोल रहा है, अगर अपने पास 10 ऑप्शन है तो उसमें से जो जो चीज आपको ज्यादा समझ में आ रहा है उसको शॉर्टलिस्ट कर लो। हाँ, जो मेरे गोल्स के लिए अच्छा होगा, जो डायरेक्टली मेरा गोल से रिलेट कर रहा है, उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लो। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को लिमिट कर दे रहे हैं। जो मेरे पास 10 ऑप्शन था उसको हम 3-4 ऑप्शन में ले आए। तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर हो रहा है सास ऋषि? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को क्या है ना एमसीक्यू में दे देगा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, अंदर का 2-3 लाइन उस हिसाब से लिख देगा, तो अच्छे से तुम लोग को समझना पड़ेगा ये सब चीज। तो बोलो, सब पहला 3 स्टेप्स अपने को लर्न करते हुए चलना है। पहला स्टेप क्या था, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। दूसरा, अजम्पशंस ले लिए अपने। थर्ड, आइडेंटिफाई किए कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है ना। अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास रास्ता कौन कौन सा है ताकि मेरा गोल्स अचीव हो जाए। तो वही है। तो तीसरा पॉइंट क्या था, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने क्या करेंगे, 3 तो हम लोग चूज कर लिए, 4 तो चूज कर लिए, उसमें से जो सबसे बेस्ट वाला रहेगा उसको चूज करेंगे। पहले तीनों चारों को इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे, फिर सिलेक्ट कर लेंगे सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को। देखो वही आएगा अपना इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। जितना भी हम लोग चूज किए 3-4 तो उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको रीचेक करेंगे एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद हम लोग किसको चूज करेंगे, जो सबसे बेस्ट वाला चीज मेरे को लगेगा हम वो वाला चीज चुन लेंगे। तो नाम बोलो एक बार, क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव।
द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर इवेलुएटेड। अब जो जितना जितना मेरे पास है, 3-4 ऑप्शन है, उसको इवेलुएट करेंगे, चेक करेंगे एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट। अब मेरे को देखना भी पड़ेगा ना कि अगर बोला हम मान लो हम सीए चूज कर रहे हैं, तो भाई खर्चा कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा ताकि मेरा गोल्स अचीव हो जाए, वो इजीली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि बेनिफिशियल है कि नहीं है, कितना खर्चा लगेगा उसके पीछे, सब चीज सोच समझ के प्लानिंग किया जाता है। The alternative courses of actions should be judged in terms of common factor such as risk involved, कितना रिस्क है उस चीज में, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। आज मान लो मैं कोर्स 5 साल लगा के कर तो लिए, लेकिन मेरे को नौकरी मिल रहा है 10,000 रुपए का, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। गोल्स टू बी अचीव, एक्चुअल में हम अगर वो काम वो रास्ता अगर हम चूज करेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे ना जहां मेरे को पहुंचना है। तो ये सारा फैक्टर्स मेरे को दिमाग में रखना पड़ता है, तब जाके हम क्या है उसको डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि बस देख लिए और चल बस उसमें मैंने कर पढ़ने लग गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले हर चीज के बारे में सोचो फिर करो। After objective and scientific evaluation of different alternatives, the best alternative is selected. तो एक बार हम लोग सबको देख लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे, फिर सबसे हम लोग को बेस्ट लगेगा उसको क्या करेंगे, अपने चूज कर लेंगे। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट क्या था, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। सास फोन रखो। उसके बाद आओ, क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर्म्यूलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। तो फॉर्म्यूलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स में क्या लिखा हुआ है देखो, आफ्टर द बेसिक प्लान इज डिसाइडेड, एक बार अपना बेसिक प्लान बन गया, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज टू डेवलप डिटेल्ड प्लान्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एक बार आपने क्या है ऊपर ऊपर से प्लानिंग कर लिए, अब अपने को क्या अंदर घुस के पूरा डिटेल्ड प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना, कि भाई मेरे को अकाउंट्स कहाँ से पढ़ना है, मेरे को एफएम कहाँ से पढ़ना है, ऑडिट कौन सा टीचर से ट्यूशन लेना है, हर जगह के बारे में क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिटेल्ड प्लानिंग करना पड़ेगा, राइट। खाली बेसिक प्लान बनाने से नहीं हो जाता, डिटेल्ड प्लानिंग अपने को करना पड़ता है। These detailed or derivative plans refers to the policy, procedures, rules, programs, शेड्यूल्स, बजट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बोल रहा है इन लोग का डिटेल्ड प्लानिंग, डेरिवेटिव प्लानिंग मतलब क्या हो गया, पॉलिसीज डिसाइड करो कि भाई जैसे पॉलिसी क्या हो गया कि नो रिफंड पॉलिसी, कि हम लोग के पास अगर पैसा आ गया, अगर हम लोग प्रोडक्ट दे दिया, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो पैसा तो रिटर्न नहीं होगा भाई, प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट खरीद लो। लेकिन हम लोग पॉलिसी में, हम लोग का पॉलिसी है कि हम लोग पैसा रिफंड नहीं करते हैं। प्रोसीजर्स, हम लोग काम को कैसे करेंगे, हम लोग को स्टेप्स डिसाइड करना पड़ता है कि काम को करने का तरीका क्या रहेगा। रूल्स, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स रहेगा जो एम्प्लॉइज लोग फॉलो करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करवाएंगे। शेड्यूल, मशीन किस हिसाब से फंक्शन करेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, लोग कब आएंगे, लोग कब जाएंगे। बजट्स, हम लोग का बजट्स क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना खर्चा देना है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना वो एडवर्टीजमेंट से कितना खर्चा लगाएगा। तो ये सब के बारे में क्या है, डिटेल्ड प्लानिंग करना पड़ता है। तो यही हो गया मेरा डेरिवेटिव प्लानिंग। बेसिक प्लान बनाने के बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, डिटेल्ड प्लानिंग भी करना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी एग्जांपल देख रहे हैं अपने, कंपनी डिसाइड किया कि उसको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, डेवलप करना है। अब वो क्या करेगा, प्लान्स रिलेटिंग कंसर्निंग द प्रोडक्ट डिजाइन, उसको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, वो कहां से पैसा लेके आएगा। परचेज ऑफ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कहां से खरीदना है, किससे खरीदना है। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, मेरा एम्प्लॉयज लोगों को किस हिसाब का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। एडवर्टाइजिंग फॉर द प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट का किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करेंगे, टीवी में करेंगे कि बाहर बैनर्स लगाएंगे, सोशल मीडिया में करेंगे, न्यूज़पेपर में करेंगे, पैम्फलेट्स बंटवाएंगे, कैसे करेंगे हम एडवर्टीजमेंट्स। दीज हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो यही बेसिकली क्या हो गया मेरा डिटेल्ड प्लानिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव प्लानिंग। फॉर्म्युलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। समझ में आ रहा है? तो बताओ मेरे को 5 स्टेप बताओ, शुरू से बिना देखे ट्राई करो। ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर असम्पशंस लो, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। उसके बाद अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करो कि आपके पास कितना ऑप्शन है, तब तो सिलेक्ट करेंगे ना।
तो आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके बाद इवैल्यूएट करो एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर क्या करना है, डिटेल्ड प्लानिंग करना है। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपने देख लिए, अब उसके बारे में पूरा डिटेल्ड प्लानिंग करना पड़ेगा। तो फॉर्म्युलेटिंग मतलब प्रिपेयरिंग, फॉर्म्युलेटिंग मतलब बनाना, प्रिपेयर करना, फॉर्म्युलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। अच्छा, फिर क्या है, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। क्या है, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। अब सबको क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, राइट, प्लानिंग के हिसाब से। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, successful implementation of plans requires the understanding and wholehearted cooperation of all the members of the organization। अगर हम चाहते हैं, अगर मैनेजमेंट चाहता है कि भाई ये प्लान जो इन लोग बनाए हैं इसको हम लोग सक्सेसफुल बना दे ताकि मेरा गोल्स अचीव हो जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए, सारे लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। इन लोगों को दिल से क्या, एक दूसरे के संग मिलजुल के काम करना पड़ेगा, दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, तभी वो प्लान मेरा पूरा हो पाएगा, उसको हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर लोग कोऑपरेट ही नहीं करेगा तो मेरा प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना। Therefore, plans must be communicated and explained in detail to the employees। अच्छा, प्लानिंग करके क्या मेरे को अपने अंदर ही रखना है कि एम्प्लॉइज लोगों को बताना पड़ेगा, एम्प्लॉइज लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो कैसे होगा काम। Plans must be communicated and explained in detail to the employees so that they have an understanding of what is proposed to be done and why। तब जाके उनको समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों करना है, कैसा काम करना है। When plans are communicated to workers, जब हम लोग अपना plans अपने workers लोग को, employees लोग को बताते हैं, some useful ideas and suggestions may be received। हो सकता है उन लोग कुछ मेरे को interesting चीज बताएं, कुछ अपना suggestions दे दे उन लोग मेरे को जो कि मेरे लिए beneficial हो। Employees should be motivated to execute the plans to the best of their abilities। ये लाइन का मतलब क्या है, Employees should be motivated to execute the plans to the best of their abilities। कोई भी बोलो। एम्प्लॉइज को हम लोग को मोटिवेट करना पड़ेगा, उन लोग को मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट से बेस्ट तरीके से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वही लिखा हुआ है, एक बार वापस से रीड करते हैं। एम्प्लॉइज शुड बी मोटिवेटेड टू एग्जीक्यूट द प्लान्स, बिकॉज उन्हीं लोगों को क्या करना है, हम लोग जो प्लान्स बनाए हैं एक्चुअली में एग्जीक्यूट कौन करेगा, वर्कर्स लोग ही करेगा। तो उन लोग को उसके लिए क्या रहना, अगर उन लोग मुंह लटका के बैठा रहेगा, उन लोग को मन नहीं रहेगा काम करने का, तो उन लोग क्या प्लानिंग को ठीक तरीके से एग्जीक्यूशन करेगा, उसका नहीं। तो उन लोग को मोटिवेटेड रहना है, उन लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहना चाहिए, तभी क्या है वो लोग अपना काम ढंग से। अभी दिए तो चलो आओ फिर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलो अप एक्शंस। फॉलो अप एक्शन से मेरे को क्या बोल रहे हैं, existing plans are reviewed at periodic intervals to ensure their relevance and effectiveness। अपने जो भी प्लान्स बनाए हैं उसको क्या है, बस प्लानिंग करके छोड़ देंगे क्या, नहीं, अपने को प्लानिंग को बार बार रिव्यू करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है कि भाई कोई कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, है ना। वही है, एग्जिस्टिंग प्लान्स आर रिव्यूड एट पीरियोडिक इंटरवल्स। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक इंटरवल्स, कुछ कुछ टाइम में, है ना, हर कुछ कुछ दिन में मेरे को क्या करना है, रिवाइज करते रहना कि भाई हम ठीक तरीके से प्लानिंग बनाए है ना, मेरा काम ठीक तरीके से चल रहा है ना। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जब हम लोग अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, certain facts may become known that were not even thought of earlier। तो कुछ कुछ चीज ऐसा अपने सामने आता है जो चीज अपने प्लानिंग के वक्त सोचे भी नहीं थे, है ना। whenever necessary the plans must be revised in the light of these facts and changing environment। तो मेरा environment चेंज होता रहता है, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को मेरा प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो वहां पे आप चेंज कर दो। ये सोच के मत बैठो कि नहीं भाई हम लोग तो प्लान कर चुके हैं, आप छोड़ो ना, कौन चेंज करेगा, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो चेंज कर दो उस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूअस रिवीजन ऑफ प्लान्स, मैनेजमेंट को क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपने प्लान्स को रिवाइज करते रहना है। कंटिन्यूअस रिवीजन ऑफ प्लान्स enables management to draw up subsequent plans on the basis of experience gained in the process of implementing the previous plans। तो जब प्रीवियसली इन लोग प्लानिंग करते हैं ना तो मैनेजमेंट के पास क्या आ जाता है, एक एक्सपीरियंस आ जाता है। तो इसीलिए इन लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपने प्लानिंग को रिवाइज करते रहना है। और अगर इन लोगों को लगे कि छोटा मोटा एक्स्ट्रा प्लानिंग अपने और कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वो प्लानिंग करेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा,
तो वो सब भी क्या है अपने कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कंटिन्यूअसली रिवाइज करना पड़ेगा, तब तो जाके अपने कुछ दूसरा चीज सोच पाएंगे ना। तो वही है। और सिंस अब इतना बड़ा प्लानिंग इन लोग करते हैं, तो प्लानिंग करते करते क्या है ना, मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो उससे उस एक्सपीरियंस को इन लोग को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। यूज इन लोग कैसे करेगा, जब अपना एग्जिस्टिंग प्लान्स को चेक करते रहेगा, तो अगर उन लोग को कुछ गलत लग रहा है तो उन लोग क्या करेगा, सब्सिक्वेंट प्लान बना दे, राइट। तो स्टेप्स बोलो मेरे को, स्टेप्स लर्न करना अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप क्या था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। थर्ड, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएटिंग एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद अपना क्या था, फॉर्म्यूलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, डिटेल्ड मैनर में पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, कोऑपरेशन चाहिए सबका, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। फिर अपना क्या था, हाँ, सिक्योरिंग कोऑपरेशन के बाद फॉलो अप एक्शन, कि भाई हम लोग जो चीज अपना कर ली है ऑलरेडी, डिसाइड कर ली, उसको फॉलो अप करते रहो, उसको चेक करते रहो, रिवाइज करते रहो, जहां जो गड़बड़ लगे थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, राइट। अच्छा, अपना प्लानिंग प्रेमाइसिस कितना तरीके का था, 6 तरीके का। टैंजिबल, इंटैंजिबल, इंटरनल, एक्सटर्नल, अनकंट्रोलेबल। समझ में आया? चलो अब इधर आ जाओ, टाइप्स ऑफ प्लान्स में। पता नहीं मेरे को, देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ प्लान्स। मैनेजर्स, प्लानिंग कौन करता है, मैनेजर्स बेसिकली। मैनेजर्स प्रिपेयर एंड यूज वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। बहुत तरीके का प्लानिंग बनाता है और उसको यूज भी करता है मैनेजर्स लोग। सम प्लान्स आर यूज्ड रिपीटेडली इन सिमिलर सिचुएशंस। तो कुछ कुछ प्लान ऐसा होता है जो कि अपने को क्या करना है, बार बार उसको रिपीट करते रहना है, राइट। जैसे कि, हाँ, जैसे कि नो रिफंड पॉलिसी है, उसको थोड़ी ना आज एक महीना में हम अपना पॉलिसी बना दें नो रिफंड पॉलिसी, फिर दूसरे महीने बोले नहीं नहीं रिफंड हो जाएगा, फिर तीसरी महीने में हम बोले कि ना रिफंड नहीं हो पाएगा, फिर हम चौथा महीना बोले नहीं रिफंड हो जाएगा। हाँ, मतलब ये तो ऐसा चीज है जो हमेशा चलता रहेगा, चाहे कोई भी हम कुछ भी करें, मेरा ये प्लानिंग, ये वाला चीज तो मेरा चलता ही रहेगा। तो सम प्लान्स आर यूज्ड रिपीटेडली, तो कुछ कुछ प्लान्स ऐसा होता है जो अपने क्या करते हैं, सिमिलर सिचुएशन में बार बार इसको रिपीट करते ही रहते हैं। तो ऐसे प्लान्स को अपने क्या बोलते हैं, सच प्लान्स आर नोन एज स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीट यूज प्लान्स। तो स्टैंडिंग प्लान्स मतलब ऐसा प्लान जो अपने क्या करते हैं, रिपीटेडली यूज करते हैं सिमिलर सिचुएशंस में। तो ऐसे प्लानिंग को अपने क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स या फिर रिपीट यूज प्लान्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, ऑब्जेक्टिव्स, क्या हम अपना ऑब्जेक्टिव को बार बार चेंज करते रहेंगे क्या, कि वो फिक्स ही रहेगा? तुरंत तुरंत तो नहीं हो सकता ना, अचीव होने के बाद नहीं, अचीव होने के बाद का बात नहीं हो रहा, जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक तो तुम चेंज नहीं कर सकता ना, वही चीज है। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, पॉलिसीज वही हो गई, जैसे हम तुम लोग को बोले नो रिफंड, नो रिफंड वाला। प्रोसीजर, काम करने का जो मेरा स्टेप रहेगा, क्या उसको चेंज कर सकते हैं, या उसको तो बार बार अपने वही करेंगे। रूल्स, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है वो तो रूल्स ही रहेगा, जो तुम लोग का स्कूल का रूल्स है, तुम लोग को यूनिफॉर्म पहन के जाना है, इतना बजे जाना है, इतना बजे तुम लोग का छुट्टी होता है, जुलाई में तुम लोग का यूनिट टेस्ट होता है, सितंबर में मान लो तुम लोग का हाफ ईयरली होता है, क्या ये चेंज होता है? ये सब जो रूल्स है ये सब चेंज होता है? रूल्स चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए ये सब कौन सा प्लान्स होता है, ये सब स्टैंडिंग प्लान्स या फिर रिपीट यूज प्लान्स होता है। ऐसा चीज जो अपने चेंज नहीं कर सकते, जिसको अपने बार बार यूज करते हैं, वो चीज अपना हो गया स्टैंडिंग या फिर रिपीट यूज प्लान्स। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स आर कॉल्ड सिंगल यूज प्लान्स। तो दूसरे टाइप के प्लानिंग को अपने बोलते हैं सिंगल यूज प्लान्स, बिकॉज आफ्टर एवरी यूज दिस प्लान्स हैव टू बी रीफॉर्मुलेटेड। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोग्राम, एक बार अपना प्रोग्राम खत्म हो गया, एक प्रोग्राम अपना एक इवेंट खत्म हो गया, अपने क्या करेंगे, दूसरा प्रोग्राम के लिए प्लानिंग करेंगे, राइट। बजट्स, अपना बजट क्या है, अपने ईयर टू ईयर पूरा बजट बजट सेट करते हैं। इस साल अपने सोचे 50,000 का मेरा बजट है, अगले साल का हम सोचे कि मेरा बजट 60,000 का, तो मेरा बजट क्या होता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है।
तो ये सब कौन सा प्लान हो गया, ये सब सिंगल यूज प्लान्स हो गया, बिकॉज इसको अपने क्या करते रहते, बार बार रिफॉर्मुलेट करते रहते, बार बार अपने इसको चेंज करते रहते, है ना। तो वही चीज है। तो एक बार वापस से देख लेते क्या लिखा हुआ है। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब क्या है, सम प्लान्स आर यूज्ड रिपीटेडली इन सिमिलर सिचुएशंस। कुछ कुछ प्लान्स ऐसा होता है जो अपने क्या करते हैं, बार बार यूज करते रहते हैं। ऐसे प्लान्स को अपने क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स या फिर रिपीट यूज प्लान। जैसे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है, ये सब क्या है, अपने बार बार ये चीज को यूज करते हैं। इसलिए कौन सा टाइप का प्लान हो गया, ये स्टैंडिंग प्लान हो गया। और स्टैंडिंग प्लान का दूसरा नाम क्या है, रिपीट यूज प्लान्स। अच्छा, दूसरा टाइप का प्लानिंग क्या हो गया मेरा, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्यों, बिकॉज आफ्टर एवरी यूज these plans have to be reformulated। एक बार मेरा काम खत्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको वापस से चेंज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे प्रोग्राम्स है ना, अलग अलग एक्टिविटीज होता है, बजट सेट करते हैं हम लोग अलग अलग चीज के लिए। तो ये सब हो गया मेरा सिंगल यूज प्लान। जरूरी नहीं इस साल जो मेरा बजट में हम काम किए दूसरे साल भी हम उसी बजट में काम करें, वो चेंज होता रहता है। इसीलिए क्या है, ये सिंगल यूज प्लान है, ये सब फिक्स्ड नहीं रहता। रूल्स वगैरह हर समय फिक्स्ड ही रहेगा भाई, वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन ये सब चीज मेरा प्रोग्राम्स हो गया, क्या क्या इवेंट्स हो रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है, क्या क्या बजट, क्या कौन किस एक्टिविटी के लिए कितना क्या बजट सेट कर रहे हैं हम लोग, वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए इसके लिए अपने जो प्लान्स करते हैं कौन सा हो गया मेरा, सिंगल यूज प्लान्स। दो तरीके का प्लान बताओ, स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स का दूसरा नाम रिपीट यूज प्लान्स। चलो आओ, क्या लिखा हुआ है देखो। पहला टाइप ऑफ प्लान अपने पढ़ रहे हैं, ये स्टेप्स नहीं है, ये टाइप है। ध्यान देके पढ़ो एकदम अच्छे से। टाइप्स पढ़ रहे हैं अपने, टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स। पहला टाइप क्या है प्लान का, ऑब्जेक्टिव। पहला टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव। देखो क्या लिखा हुआ है, every organization is established to achieve some purpose which are called its objectives। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इसलिए होता है ताकि वो लोग क्या कर सके, अपना कुछ पर्पस को अचीव कर सके। एक बार वापस से देखो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सम पर्पस। हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अपना एम होता है, अपना पर्पस होता है। उसी पर्पस को अपने क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ऑब्जेक्टिव्स मतलब पर्पस। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स और रिजल्ट्स टू बी अचीव। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, एंड चीज हो गया, मेरा डेस्टिनेशन हो गया जहां पे मेरे को पहुंचना है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी एक्टिविटीज है, एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा है, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम हो रहा है, मैनेजमेंट जितना भी अपना दिमाग लगा रहा है, सब क्यों लगाया जा रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। ऑब्जेक्टिव इंडिकेट द डेस्टिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट, उसका डेस्टिनेशन जहां पे उसको एक्चुअल में पहुंचना है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो मेरा प्लानिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब अपने क्या सेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे तो प्लानिंग तो कर नहीं पाएंगे। तो मेरा प्लानिंग का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है जब अपना ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है। Objectives may be defined as the purpose or aims which an organization wants to achieve over different time periods। Objectives basically क्या हो गया, मेरा purposes, मेरा aim जो organization को achieve करना है अलग अलग time period में। A business enterprise has multiple or several objectives। एक business enterprise का बहुत सारा objectives हो सकता है, जैसे कि survival, profits, growth, service to society, है ना। business का क्या होता है, अलग अलग वो होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, प्रायोरिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगिनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, अपने आज एंटरप्राइज स्टार्ट किए, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को देखना है कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज हम आए, हम सोचे चलो हम ग्रो करेंगे, अरे भाई तुम पहले स्टेबलाइज तो करो, तब तो ग्रो कर पाओगे ना। पहले मार्केट में रहो तो सही, थोड़ा दिन देखो तो सही कैसे क्या हो रहा है आसपास में, तब जाके हम लोग ग्रोथ का सोचेंगे। तो वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगिनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के बिगिनिंग वाले पीरियड में सर्वाइवल इज अ मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैन
ग्रोथ। तो सर्वाइवल उस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उस समय ग्रोथ ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव आएगा लेकिन वो बाद में आएगा, पहला प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे, सर्वाइवल। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट का भी क्या ऑब्जेक्टिव का भी क्या होता है ना, प्रायोरिटी लेवल होता है, अलग अलग टाइम का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है, एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? अच्छा, तो मीनिंग हम लोग देख लिए, अब फीचर्स में आ जाओ बुक से। फीचर्स है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए मेरा, क्लियर होना चाहिए। आज अगर मेरे को मेरा पर्पस ही नहीं पता है, एम ही नहीं पता है, तब क्या प्लानिंग करेंगे? पहले तो भाई श्योर हो ना तुमको करना क्या है, राइट? क्या अचीव करना है तुमको, तो बोलो मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स शुड स्पेसिफाई द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली मेरे को क्या बताता है कि मेरे को कौन से रिजल्ट्स अचीव करना है, मेरे को 99% अचीव करना है, राइट? तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। रादर देन द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, कैसे करना है वो नहीं बोलता ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, मेरे को क्या अचीव करना है, बस। हाँ, objectives should as far as possible be measurable, that is stated in quantitative terms। objectives ऐसा होना चाहिए जिसको अपने मेजर कर सकते हैं, राइट? क्वांटिटेटिव टर्म्स से जिसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, दे मस्ट बी टाइम बाउंड, तो ऑब्जेक्टिव मेरा ऐसा होना चाहिए ना जो टाइमली हो जाए। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव चूज किया जो कि मेरा, हम इस जीवन में जितना दिन जिंदा है उस समय तो हो ही नहीं सकता, अगले जीवन का पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव तो सेट ही मत करो भाई जो कंप्लीट ही नहीं हो सकता इस जिंदगी में, है ना? तो इट मस्ट बी टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल, तो मेरा ऑब्जेक्टिव इजी सा नहीं होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, है ना? ऑब्जेक्टिव्स शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जो लोग काम करें वो लोग भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना? तो वैसा होना चाहिए कि हर लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे का ये वाला ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स शुड स्पेसिफाई द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड रादर देन द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना है वो अपने को मतलब नहीं है यहाँ पे, अपने को कौन सा रिजल्ट अचीव करना है वो मेरा ऑब्जेक्टिव बताता है। ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, किसमें, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इट मस्ट बी टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, चैलेंजिंग बट अचीवेबल। फिर इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल। अच्छा, ठीक है, एक बार वापस से स्टेप्स बताओ। प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसिस, थर्ड identifying the alternative courses of action, fourth evaluating the alternatives and choosing the best alternative, fifth securing formulating derivative plans, detailed planning करना है, उसके बाद सबका cooperation चाहिए, securing cooperation, last follow up action। अपना जो भी एग्जिस्टिंग प्लान है उसको रिवाइज करते रहो, जहां जो गलत लग रहा है अगर चेंज करना है तो उसको क्या है, चेंज कर दो, ठीक है? चलो उसके बाद देखो क्या लिखा है, पॉलिसीज। पॉलिसीज में देखो क्या लिखा है, अ पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसी क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है जो बेसिकली क्या है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है ना? अ पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड। तो पॉलिसीज अपने को बाउंड्रीज बताता है जिसके अंदर में अपने को डिसीजन लेना है, एंड द डायरेक्ट डिसीजंस टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और अपने को क्या है, डिसीजंस लेने में मदद करता है ताकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा होते रहे, राइट? तो मेरे साथ पहला ही वाला लाइन बोलो, अ पॉलिसी इज द जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स व्हाट, दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। Policies define the boundaries within which decisions can be made and they direct decisions towards the accomplishment of objectives। और हम लोग को decisions लेने में क्या करता है, ये help करता है ताकि मेरा goals क्या हो जाए, accomplish हो जाए, ताकि मेरा goals पूरा हो जाए। Policies channel decisions but at the same time
allows discretion. What do you mean by discretion? जजमेंट लेना. पॉलिसीज क्या करता है? जजमेंट लेने में भी हम लोग को हेल्प करता है. जैसे कि मान लो पुचका वाला है ना, पुचका वाला का पॉलिसी है कि भाई जो 20-30 रुपए का पुचका खा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट में सूखा सूखा पुचका मांगते हैं ना, कि लास्ट में तो एक्स्ट्रा पुचका और दे दीजिए, वो नहीं देंगे. तो ये इसका पॉलिसी है. ठीक है, ये पॉलिसी के साथ क्या है, वो अपना काम वैसे ही करता है, वो अपना डिसीजन वैसे ही लेता है कि नहीं भाई हम आपको नहीं देंगे, अगर कोई मांगता भी तो मना कर देता है, उस हिसाब से डिसाइड कर रहा है. लेकिन मान लो कोई एक आदमी है जो ना एक साथ में क्या किया, 30-40 तो पुचका खा लिया, 30-40 में पुचका खा लिया वो. अब अगर वो मान लो उसको एक तो दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, राइट. तो इसकी पॉलिसी अगर जब वहां पे ऐसे तो अलाउड नहीं है ना, वो ऐसे तो अपना उसका पॉलिसी क्या है कि वो देगा नहीं. लेकिन कभी कभी क्या है, वो अपना पर्सनल डिसीजन, वो अपना पर्सनल जजमेंट भी ले सकता है, बिकॉज उसको क्या लग रहा है, वो चीज ठीक लग रहा है कि भाई ये बंदा मेरे को इतना पैसा दिया है, ये 30-40 तो कुछ का खाया, तो अगर हम एक एक्स्ट्रा इसको दे भी देंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो वही चीज है. तो पॉलिसीज चैनल डिसीजंस, पॉलिसीज के कारण क्या करता है, वो अपना डिसीजंस लेता है, बट एट द सेम टाइम्स अलाउ डिस्क्रिशन. बट एट द सेम टाइम अगर उसको कोई जजमेंट लेना है तो जजमेंट वहां पे ले सकता है, अगर उसको ठीक लग रहा है तो. समझ में आया? एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स पॉलिसी, मैकडोनल्ड्स का पॉलिसी क्या है, इज नॉट टू ग्रांट अ फ्रेंचाइजी टू एन इंडिविजुअल हु ऑलरेडी ओन्स अनदर फास्ट फूड रेस्टोरेंट. तो अगर अपने को मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी चाहिए और अगर अपने ऑलरेडी फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओन कर रहे हैं, तो मैकडोनल्ड का पॉलिसी है कि वो अपने को फ्रेंचाइजी नहीं देगा, उसका पॉलिसी है ये चीज. वो अपना पॉलिसी के हिसाब से क्या करता है, फिर आगे डिसीजंस लेता है, जजमेंट लेता है. तो सबका क्या होता है, अपना अपना पॉलिसीज होता है, अपने बिजनेस के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपना पॉलिसीज को सेट करते हैं. चलो एक बार पॉलिसी का डेफिनेशन वापस से बोलो. अ पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग. पॉलिसीज डिफाइन व्हाट, बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड एंड दे डायरेक्ट डिसीजंस टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, आ जाओ. फीचर्स में देखो क्या लिखा हुआ है. अ पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान. पॉलिसीज के बार बार बदलते रहेंगे क्या अपने, पॉलिसी तो जो है वो मेरा वही रहेगा. अ पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान, रिपीट यूज प्लान है ये. पॉलिसीज प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस एज टू हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस आर टू बी अचीव्ड. तो पॉलिसीज बेसिकली अपने को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स को किस हिसाब से मेरे को अचीव करना है. ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट द डेस्टिनेशन. ऑब्जेक्टिव क्या बताता है कि अपने को कहां पहुंचना है, और पॉलिसीज क्या बताता है, रूट्स बताता है कि किस तरीके से वहां पहुंचना है, राइट. Policies are models of thought and principle underlying the activities of the organization. तो policies क्या है बेसिकली, बताओ मेरे को, इस लाइन का मतलब क्या है. Policies are models of thought and principles underlying the activities of the organization. ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है सब क्या है, उस पॉलिसीज के बेसिस में हो रहा है ना, उस पॉलिसीज को फॉलो करते हुए हो रहा है. तो पॉलिसी अपने को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो वही लिखा है, पॉलिसीज आर मॉडल्स ऑफ थॉट एंड प्रिंसिपल, दीज आर वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, राइट. पॉलिसी भी क्या है, अपना एक तरीके का प्रिंसिपल है, उसी के बेसिस में अपने क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सारा एक्टिविटीज को चला रहे हैं. दे गाइड द डिसीजंस एंड बिहेवियर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स को क्या होता है, हेल्प मिलता है, पॉलिसी के कारण वो लोग आराम से अपना डिसीजंस ले पाते हैं. अच्छा, policies are broad guides and provides scope for executive judgment और discretion. तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट भी अपने को सेम बोल रहा है, ये ब्रॉड गाइडलाइंस अपने को प्रोवाइड करता है ना, और मैनेजमेंट को जजमेंट लेने में हेल्प करता है. पॉलिसीज एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा लेवल्स होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. हर लेवल में क्या है, अपना अपना पॉलिसीज इन लोग का होता है. मेजर कंपनी पॉलिसीज होता है, डिपार्टमेंटल का, हर डिपार्टमेंट्स का अलग अलग, डिपार्टमेंट्स का अपना अपना पॉलिसीज होता है. छोटा छोटा माइनर पॉलिसीज होता है. जैसे माइनर पॉलिसी एकदम छोटा, जैसे पुचका वाला चीज भी तुम लोग को बोले कि भाई सूखा पुचका को नहीं देगा, तो ये माइनर छोटा सा पॉलिसीज हो गया. हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अपना अपना कुछ पॉलिसीज होता है. ठीक है ना. आपने को ये नहीं पूछेगा कि भाई मेजर कंपनी पॉलिसीज का एग्जांपल्स बताओ, नहीं. तो हर कंपनी का क्या होता है, अपना, हर ऑर्गेनाइजेशन का हर लेवल्स में पॉलिसीज सेट होता है. समझ आया? तो आज यहीं तक रखे अपने. नेक्स्ट डे क्या है, अपने डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज के साथ क्लास अपने स्टार्ट करेंगे.
रिकॉर्डिंग एंड करते हैं।